विद्यार्थी हैं नीरज, आजकल अमेरिका में रहते हैं। तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा, और वो प्रश्न क्या था कि आचार्य जी, इतने दिन आप विद्यालय में रहे, आपको बहुत अच्छे और बुरे अनुभव हुए, लेकिन किस तरह से इतना लंबा समय काट दिया, आपको बुरा नहीं लगा कुछ? क्या देखकर, उनका प्रश्न था कि क्या देखकर आप इतने दिन बने रहे? मैंने कहा मैं तुमको देखकर बना रहा। तुमको माने तुम विद्यार्थियों को देखकर। सचमुच में जो अध्यापक होता है, उस अध्यापक का जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी क्या? विद्यार्थी किस प्रकार से विकसित होकर समाज के लिए उपयोगी बन सकता है। और मान लिया वो उपयोगी नहीं हो रहा है, तो अध्यापक को चिंतन करना होता है कि आखिर इसकी उपयोगिता समाज के प्रति क्यों नहीं इतनी बन पा रही है। वैसे ही जैसे अपने बच्चे के विकास के लिए वो सोचता है, प्रारंभ से लेकर जब तक मैं वहाँ रहा और जब मैं वहाँ से वापस चला आया, तो उसके बाद भी मेरे दिमाग में यही रहा कि ये जितने भी विद्यार्थी तैयार हुए हैं, इनका सामाजिक चिंतन क्या है, सामाजिक प्रदेय क्या है, इनका जीवन कैसा है, इनके विचार कैसे हैं, और आगे आने वाली संततियों के प्रति इनका व्यवहार कैसा है। संततियाँ माने उनके पुत्र होंगे, पुत्रियाँ होंगी, उनके पास पड़ोस के बच्चे होंगे। इस दृष्टिकोण को लेकर तो मैं अध्यापक के रूप में रहा। और उसके पश्चात फिर हमारे एक मनीष जी हैं। प्राय मेरी आदत है कि मैं सवेरे सवेरे जब कोई मुझसे कोई भी मिलता है, पूछता है, तो मेरे मुंह से कुछ अच्छी बात निकलती है। अच्छी बात माने सिद्धांत वाक्य निकलते हैं। तो हमारे मनीष जी ने कहा कि आचार्य जी, ये आप संप्रेषित कर दिया करिए। संप्रेषण की उन्होंने विधि बताई, मैंने संप्रेषित किया। 1-1 मिनट के जाते थे, फिर उसका संप्रेषण बड़ा हुआ, फिर विषय देकर संप्रेषण होने लगा। मैं समझता हूँ कि लगभग 1.5 वर्ष से हमारे प्रवीण अग्रवाल जी ने उसको बहुत संकलित किया है। दिल्ली में भी संकलन हुआ है, पुणे में संकलन हुआ है, बंगलौर में संकलन हुआ है, और इसका लाभ भी उनको मिल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर अध्यापक अगर अपने स्तर पर इसी प्रकार का विचार और व्यवहार करने लगे, तो परिणाम क्या होगा कि समाज में जो ये दुर्दशा का रोना रोया जाता है, ये अपने आप कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षा से ही समस्याएं प्रारंभ होती हैं, शिक्षा में ही समस्याओं का समाधान है, और शिक्षा का आधार होता है शिक्षक। शिक्षक का काम केवल ये नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दे और अपने घर चलावे। शिक्षक का काम है वो अपने जन्म से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने विचार से, अपने संकल्प से, अपने सिद्धांतों से जब वो शिक्षक बनता है, तो शिक्षार्थी में उसकी छाया जाती है, और जब शिक्षार्थी में छाया जाती है तो पीढ़ी बदलती है। इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षक होना कठिन है, लेकिन शिक्षक होना बहुत आवश्यक है। और यह शिक्षकत्व केवल स्कूल में पढ़ाना मात्र नहीं है, यह शिक्षकत्व जीवन के हर क्षेत्र में है। कोई पिता है तो अपने पुत्र के लिए शिक्षक है, कोई माँ है अपने पुत्र पुत्री के लिए शिक्षक है, कोई पड़ोसी है तो अपने पड़ोसी के लिए शिक्षक है। ये शिक्षक शिक्षार्थी का भाव बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस बात को लेकर प्रायः प्रयत्नशील रहता हूँ और इस बात को प्रेरित करता हूँ कि हमारे विद्यार्थी इस काम को करें। देखिए, ऐसा है कि प्रायः लोग किसी के संबंध में जानना चाहते हैं, और कुछ तो लोग ऐसे महापुरुष अपने देश में हुए हैं जिन्होंने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो इतिहासकारों को हमेशा ये समस्या रही है कि आखिर वो कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे। इसलिए मेरा अपना मत ये है कि अपने बारे में सबको बताना चाहिए और लिखना भी चाहिए, सबको।
इससे क्या है कि इतिहास में आगे किसी को परिश्रम नहीं करना पड़ता, और किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अरे भाई, छोटा तो है। हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर कहा करते थे, मनुष्य होना ही बहुत बड़ी बात है, और इसके बाद किसी को क्या चाहिए। इसलिए मैंने लिखा था कि हम मनुष्य होकर क्या चाहें। तो हम भी एक मनुष्य हैं, और हम याद करते हैं अपने गांव का, जिस समय आज से एक 72 वर्ष पहले, 73 वर्ष पहले का विचार करें तो हमारा गांव कैसा था। हमारे गांव में आज तो कुछ सड़क हो गई है, कुछ बिजली भी कभी कभी आती है, टेलीफोन तो आजकल जगह जगह हो गए हैं, लेकिन कोई ज़माना था कि जिस समय इस गांव में चलने फिरने के लिए गलियारे हुआ करते थे, पतली पतली पगडंडियाँ हुआ करती थीं। गलियारों में क्या स्थिति होती थी कि पानी भर जाता था, और पानी इतना ज़्यादा भरा रहता था कि जानवर बेचारे तैर कर निकलते थे। कोई बीमार हो जाए तो बस परमात्मा ही मालिक है, या तो मृत्यु के आगोश में चला जाता था, या बड़े परिश्रम के साथ कहीं अस्पताल भेजा जाता था। ऐसे समय में गांव में किसी को शिक्षित होना बड़ा मुश्किल था। मैं अपने पिताजी के पिताजी बाबा जी के सचमुच में प्रयत्नों के प्रति बड़ा कृतज्ञ हो जाता हूँ, बड़ा भावुक हो जाता हूँ कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। पढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की कि हम अपने बच्चों को शहर में रखें। किराए का एक घर लिया, किराए के घर में रखा, भोजन बनाना सिखाया। फिर उसके बाद उन्होंने बर्तन साफ़ करने वाले कहीं से लगा दिए, और इस प्रकार धीरे धीरे वो हमारे बड़े भाई पढ़े। मेरे पढ़ने का जब समय आया तो हमारे बड़े भाई लोग पढ़ चुके थे। उन्होंने कोशिश की कि नहीं, विद्यालय गांव में हो जाए। विद्यालय गांव में हुआ। विद्यालय में मैंने 5वीं कक्षा तक पढ़ा। 5वीं कक्षा के बाद 6ठी कक्षा में मुझे उन्नाव राजा शंकर साई इंटर कॉलेज में भेजा गया। 6ठा पास करने के समय तक ये कहा गया अभी बहुत छोटा है। फिर से मैं 7वीं कक्षा में गाँव आ गया। अब फिर से गाँव आ गया तो 8वीं कक्षा जूनियर हाई स्कूल यहीं से किसी उससे जूनियर हाई स्कूल से पास की। फिर BNSD इंटर कॉलेज गया। वहाँ मेरे जो भाई थे बड़े, दुर्दैव से उनकी मृत्यु हुई। फिर हम और हमारे और एक भाई थे, दोनों को वापस बुलाया गया उन्नाव। यहाँ से शिक्षा हुई। फिर BA तक मैंने यहाँ पढ़ा। फिर MA DAV कॉलेज से पढ़ा, और फिर उसके पश्चात धीरे धीरे कुछ उस समय ऐसी ज़्यादा दुर्दशा नहीं थी काम की, तो मेरा अपॉइंटमेंट हो गया राजा शंकर साई इंटर कॉलेज में। फिर उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में अपॉइंट हुआ, लेकिन अशोक जी की प्रेरणा से मैं 1 वर्ष संघ का प्रचारक रहा। उसके बाद फिर इस कॉलेज में आया। दीनदयाल जी की हत्या एक बहुत बड़ा आघात है हर भावुक व्यक्ति के लिए, हर देशभक्त के लिए। और जब दीनदयाल जी की हत्या हो गई थी, उस समय मैं संघ का प्रचारक था। उसी समय दीनदयाल विद्यालय का निर्माण शुरू हुआ था, और दीनदयाल विद्यालय में मुझे संयोगवश जाना पड़ा अशोक जी की प्रेरणा से ही, और वहाँ मैं 38 वर्ष तक लगातार रहा। उस 38 वर्ष में मैंने क्या पाया क्या खोया, इसकी समीक्षा हमेशा किया करता हूँ। मुझे लगता है कि वो 38 वर्ष मेरे जीवन के स्वर्णिम दिन हैं, और उन दिनों में जो कुछ मैंने निर्माण कर पाया और जो कुछ मेरा साथ सहयोग हुआ वो सचमुच में महत्वपूर्ण है। यही बात सबसे ज़्यादा महत्व की है मेरे जीवन की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क मेरे बड़े भाई साहब का सबसे पहले आया, और उनका संपर्क आया सन 1942 में, और 42 ही मेरे जन्म का वर्ष है। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो जो कार्यकर्ता बने, तब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार, व्यवहार, आचार सब मेरे परिवार में घुलता चला गया। मेरे पिताजी, मेरे भाई, मैं, और फिर धीरे धीरे मैं संघ का कार्यकर्ता बना। फिर उसके बाद संघ का प्रचारक बना। मेरे जीवन में जो संघ के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका बहुत अधिक भावनापूर्ण मेरे मन में स्थान है, वो हैं माननीय श्री अशोक सिंघल जी, रज्जू भैया,
और इसके साथ ही साथ एक बहुत पुराना नाम जो कोई नहीं जानता होगा, कृष्णचंद्र जी भारद्वाज थे। अब तो इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन उन लोगों ने मेरे जीवन को एक प्रकार से गढ़ा, मेरे विचारों को परिपुष्ट किया और मुझे इस प्रकार से प्रेरित किया कि मैं आजीवन समाज का काम करता रहूं, राष्ट्र के प्रति मेरी समर्पण की भावना बनी रहे। मैं चाहे जहां रहूं, चाहे जो करूं, लेकिन मेरा उद्देश्य यह रहे कि समाजोन्मुखी काम हो, समाजोन्मुखी काम हो। जब मैं रिटायर हुआ तो हमारे युग भारती के अनेक भावुक, मैं उनको मानस पुत्र कहता हूं, उन्होंने कहा कि आचार्य जी गांव में आप कैसे रहेंगे और किस प्रकार से आपकी जीविका चलेगी, कैसा आपको संगति मिलेगी, इत्यादि इत्यादि बातें कही। मेरे मन में एक विचार आया कि हमारे यहाँ 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ और 75 वर्ष के बाद संन्यास लेते थे। इसका मतलब 75 वर्ष के बाद उनके शरीर में इतनी ऊर्जा रहती थी कि संन्यास यानी कष्ट का जीवन, संन्यास यानी तपस्या का जीवन, संन्यास यानी समर्पण का जीवन, संन्यास यानी त्याग का जीवन। तो जब उस समय होता था तो अब मेरे अंदर ये बात क्यों नहीं आ सकती, इसलिए मैं 63 वर्ष में रिटायर हुआ सर्टिफिकेट के हिसाब से, और वैसे 65 साढ़े 65 वर्ष हुआ। तो उसमें जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं गांव में रहूंगा। और यद्यपि यह गांव मेरी जन्मभूमि थी, लेकिन गांव में रहना मेरे अभ्यास से छूट गया था। तो गांव में रहना माने तपस्या करना, तो तपस्या करना किसके लिए, समाज के लिए करना। और इसीलिए मैंने युग भारती के इन सदस्यों को, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो कृषि के क्षेत्र में काम कर रहा है, बड़े बड़े पदों पर है, जो IAS है, PCS, उनको यहाँ बुलाना शुरू किया कि आप आइए, गांव को देखिए, अपनी नज़र से देखिए। और मैंने उनसे ये भी कहा, आग्रह किया कि आपका भी कहीं अगर गांव है तो गांव से जुड़िए, क्योंकि अगर पढ़ा लिखा आदमी गांव से जुड़ता है तो गांव में सुधार होता है। गांव का सुधार निबंध लिखने से नहीं होता, गांव का सुधार विचार देने से नहीं होता, गांव का सुधार प्रस्ताव पास करने से नहीं होता, गांव का सुधार संसद में नहीं होता, गांव का सुधार गांव में रहकर होता है। और स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी विडंबना ये रही है कि गांव के तरफ लोगों का ध्यान केवल बौद्धिक स्तर पर रहा है, वैचारिक स्तर पर रहा है, व्यावहारिक स्तर पर नहीं रहा है। इसलिए मैं व्यावहारिक स्तर पर इस काम को करने के लिए यहाँ पर रहा। मुझे कठिनाइयाँ हुई, बिजली नहीं है, पसीना आ रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि सबको पसीना आ रहा है तो हमको भी पसीना आ रहा है। आखिर सबको पसीना आए, हमको पसीना ना आए तो हम पसीने की अनुभूति कैसे करेंगे। इसी प्रकार से खेतों में चलना, खेतों में काम करना, खेतों को समझना, खेती समझना, खेती में कैसी खाद क्या होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि चीज़ें मैंने स्वयं पहले सीखी, फिर उसके बाद प्रयोग के रूप में मैंने करवाना शुरू किया। और आज स्थिति ये है कि जितनी खेती मैं करवाता हूँ, किसी ज़माने में वो घाटे में जाती थी, बहुत ज़्यादा घाटे में जाती थी, धीरे धीरे ऐड पार हुई और आज थोड़ा बहुत लाभ में चल रही है। उसका कारण ये है कि मैं समझता हूँ कि ध्यान देकर काम किया गया और विवेकपूर्वक काम किया गया। और यही मैं सब पढ़े लिखे लोगों से कहता हूँ कि गांव की तरफ कुछ उन्मुख होइए और शासन को इस दबाव से दबाइए कि उसको लगे कि गांव में कुछ किया जाना चाहिए। गांव का केवल वैचारिक संबंध नहीं होना चाहिए और गांव के लोगों को केवल आपका पैसा और सहानुभूति नहीं चाहिए, व्यावहारिक काम चाहिए। यहाँ पर छोटे छोटे उद्योग लगें, यहाँ की सड़कें ठीक हों, यहाँ चिकित्सालय हो, यहाँ के विद्यालय हों, तो यहाँ का पढ़ा लिखा व्यक्ति यहाँ टिके। ये प्रयोग मैं कर रहा हूँ और इस प्रयोग में मैं कितना सफल होता हूँ इसकी मैं कभी चिंता नहीं करता। मैं सोचता हूँ आजीवन अगर मैं यही करता रहा तो मृत्यु के समय मुझे बहुत शांति और सुकून मिलेगा। यही मेरा संकल्प है।
तो अब प्रायः लोग ये पूछते हैं कि आपकी पत्नी का आपके इस कार्य में कितना योगदान है, ये बताना भी जरूरी है। कई लोग ये कि आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है संसार में कि लोग अपने बजाय दूसरे की चिंता ज़्यादा करते हैं और इतनी चिंता करते हैं कि उसी चिंता में वो फिर अपना भूल ही जाते हैं। आपकी पत्नी कहाँ रहती हैं, यहाँ क्यों नहीं रहती हैं, इत्यादि सब बातों को एक किनारे करते हुए 1970 से लेकर और 38 वर्ष तक लगातार मैं वहाँ रहा। इसमें हमारी पत्नी हमारे साथ रहीं 93 से लेकर 8 तक, यानी 7, 8, 15 वर्ष। 38 वर्ष में 15 वर्ष वहाँ हमारे साथ रही है। और अगर ये न रहती वहाँ तो भी हमारा काम चल जाता, लेकिन उस समय इनके रहने की आवश्यकता थी, क्योंकि मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे क्षरण हो रहा था। भोजनालय में भोजन करता था, वहीं उन्हीं के साथ स्नान बच्चों के साथ करता था, वहीं जितनी तपस्या हो सकती थी उतनी मैंने वहाँ की थी। फिर बैरिस्टर साहब का भी ये मत हुआ कि आपकी पत्नी को यहाँ आ जाना चाहिए। मेरे लिए अलग से आवास बना, वहाँ पर आई। तो मेरा अपना सोच है कि कोई भी व्यक्ति हो तो या तो परिवार से बिल्कुल मुक्त हो जाए और या फिर परिवार का उसको सहयोग मिले। हमारा सौभाग्य ये रहा है कि हमारे परिवार से हमको सहयोग मिला है और वो सहयोग इतना मिला कि उसका प्रभाव, उसका परिणाम आज भी हमारे कार्य पर देखा जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शादी के पहले
हम लखनऊ में नवयुग विद्यालय में पढ़ाते थे। उसके बाद जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने वो अध्यापन कार्य छोड़ दिया था और तब से मैं यहाँ जहाँ मेरा सरोहा में विवाह होके आया था वहीं रहने लगी। यहाँ मैं सबसे छोटी बहू थी। मेरे सास ससुर और मेरी चाची सास रहती थी, वो भी वृद्ध थी, इसलिए हमें ये लगा कि इनके पास रहना ज़्यादा उचित है और इसलिए मैं अपने पति के साथ न रहकर इनके पास रहने लगी गांव में। और जब उन लोगों का देहावसान हो गया तो हमने सोचा कि अब ठीक है, वहाँ जाना उचित है, इसलिए मैं सन 93 में विद्यालय में रहने के लिए गई और वहाँ पर हमको जी सन 93 में मैं कानपुर में दीनदयाल विद्यालय में मेरे पति प्रधानाचार्य थे, वहाँ पर मैं रहने के लिए गई। अच्छा, वहाँ के बच्चे जो थे वो बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे और आते थे, हमारे पास भी रहते थे और आचार्य जी का भी बहुत आदर करते थे और इसलिए वहाँ पर भी हमको बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे मैं बिल्कुल एक परिवार में रह रही हूँ। बहुत बच्चों का आना जाना, शाम को जैसे टहलने के लिए हम निकलते थे उस कैंपस में तो वो बच्चे से हमारे साथ हो लेते थे और वो आचार्य जी के बहुत ही परम शिष्य, मतलब बहुत ही उनको मानने वाले थे, इसलिए वहाँ पर हमको बहुत ही अच्छा लगता था। वहाँ में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। बस जब ये रिटायर हो गए तो ये अब हम लोगों ने ये सोचा कि अपने गांव में ही रहना चाहिए, इसलिए आकर सरोहा में रहने लगे और यहाँ की पूरी व्यवस्था को इन्होंने संभाला और उससे रह रहे हैं। और जो इनके शिष्य हैं उन्होंने उनका भी आना जाना यहाँ लगा रहता है, इसलिए इनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती और आए दिन इनको कहीं इस मीटिंग में जाना है, उस मीटिंग में जाना, तो जाते आते भी रहते हैं।